हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर, एससी फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम क्लास 10 साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं ग्रेविटेशन, और जिसका आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है आपका मास एंड वेट। देखो, अभी मास को कैसा डिफाइन किया जाता है। इट इज़ अ अमाउंट ऑफ मैटर, it is the amount of matter present in object। मास मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? मास। ये मास को डिफाइन करने का तरीका होता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसमें तो मैटर प्रेजेंट रहने वाला है, पार्टिकल प्रेजेंट रहने वाले हैं, मैटर प्रेजेंट रहने वाला है, और उसका कुछ ना कुछ मास रहने वाला है। तो मास का एक डेफिनेशन बनाने का तरीका ऐसा है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। जैसे ये मैटर हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें कितना मैटर प्रेजेंट है। तो ये सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स है, इनका जो मैटर इनके अंदर प्रेजेंट है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मास। और वेट को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि मास के लिए सिंबल हम कैपिटल एम यूज़ करेंगे और वेट के लिए हम कैपिटल सिंबल डब्ल्यू यूज़ करेंगे। इट इज़ अ फोर्स। देखो, यहाँ से ही समझना है, वेट मतलब क्या है? इट इज़ अ फोर्स। ये एक फोर्स होने वाला है, ठीक है। इट इज़ अ फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटी। वेट मतलब सीधा सीधे अगर लैंग्वेज में बताओ तो वेट मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटी जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रही है तो उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स का ही दूसरा नाम क्या होता है? वेट। तो हम बहुत जगह पे देखते हैं, डॉक्टर ने हमको पूछा आपका वेट कितना है, हम बताते हैं 50 kg, ऐसा हम कुछ बताते हैं। तो अब हमें डॉक्टर ने जो वेट पूछा है, एक्चुअली डॉक्टर ने हमें मास पूछा है और हम उनको मास ही बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने पूछते समय हमें वेट बोला है। तो वेट बोला है तो वो इस वेट की बात नहीं कर रहे हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में मास के लिए दूसरा वर्ड क्या होता है? वेट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मास के लिए जो ऐसा यूनिट होता है हमारा, वो हम यूज़ करते हैं केजी, और जो सीजीएस यूनिट होता है वो हम यूज़ करते हैं ग्राम। तो जो हम केजी बता रहे हैं, ग्राम बता रहे हैं, मतलब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मास की। वेट के लिए जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, क्योंकि वेट मतलब मैंने बताया आपको एक फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। सीजीएस यूनिट की अगर बात की जाए तो ये डाइन रहेगा। क्या रहेगा? डाइन। मास के बारे में अगर सोचा जाए तो मास एक जो है वो सेम होता है सब तरफ। मास इज सेम एवरीवेयर। मास इज सेम एवरीवेयर। मान लो आपके पास कोई कार है और आपने वो कार, मान लो आप इंडिया से अमेरिका लेके चले गए। आप कार कहाँ से लेके? इंडिया से अमेरिका। तो एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस के ऊपर गए। अब मुझे बताओ, आपका कार का मास चेंज होने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मास जो होता है वो सेम होता है एवरीवेयर। अगर मेरे पास ये मार्कर है और मैं इसको अर्थ प्लैनेट से मून प्लैनेट के ऊपर लेके जाता हूँ, तो इसका मास चेंज होने वाला है क्या? नहीं। वहाँ पर भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा आपको बोर्ड के ऊपर, तो इसका मास चेंज होने वाला नहीं है। इसी मार्कर से मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब इसका मास चेंज होने वाला नहीं है। बात करते हैं वेट की। इट्स चेंजेस प्लेस टू प्लेस। वेट जो होता है प्लेस टू प्लेस क्या होता है? चेंज होता है। अभी वेट क्यों चेंज होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको मास तो समझ में आ गया। मास क्या होता है? सेम होता है सब तरह। अभी वेट क्यों चेंज होता है? देखो, वेट मतलब मैंने बताया आपको ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला mg होता है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कह रहे हैं? वेट। तो वेट का भी फॉर्मूला क्या हो गया? mg। m मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास, और g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने आपके लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g। अब g का वैल्यू प्लेस टू प्लेस क्या होता है? चेंज होता है। आप डेप्थ के ऊपर जाओ, आप हाइट के ऊपर जाओ, आप अर्थ के सरफेस के ऊपर घूमो, तो g का वैल्यू क्या होता है? चेंज। तो g का वैल्यू अगर चेंज होगा तो इनडायरेक्टली वेट का भी वैल्यू क्या होगा? चेंज। इसलिए वेट जो होता है ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन मास सब तरफ कैसा होता है? सेम होता है।
ठीक है। मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। ओनली मैग्नीट्यूड, डोंट हैव एनी डायरेक्शन। डॉक्टर ने आपको पूछा आपका वेट कितना है, मतलब आपका मास कितना है, आपने बताया 50 kg इन साउथ डायरेक्शन, 50 kg इन वेस्ट डायरेक्शन। तो कभी आप मास बताते हुए डायरेक्शन की बात करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस क्वांटिटी को कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। बट जो हमारा वेट होता है, ये कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर। मतलब इसके पास रहेगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। वेट जब हम डिफाइन करते हैं, वेट मतलब आपका फोर्स होता है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यहाँ पे वेट के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। तो आई होप आपको ये दोनों भी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसको एक बार आपको अच्छे से लिखना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया है, मास दिया है आपको 75 kg। कोई राजू वगैरह बोल के पर्सन है, उसका मास दिया है 75 kg और आपको बोल रहे हैं इसका वेट क्या है। अभी वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? फॉर्मूला होता है mg, क्योंकि वेट मतलब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो m कितना है? 75 और g कितना है? सपोज 9.8। ओके, मैं 10 कंसिडर करता हूँ, 10 कंसिडर कर लेता हूँ। तो अब ये कितना आ गया? 750 न्यूटन। कितना आ गया? 750 न्यूटन। और ये हमने किया कौन से प्लैनेट के लिए? अर्थ प्लैनेट के लिए। कौन से प्लैनेट के लिए? अर्थ प्लैनेट के लिए। अब मान लो कोई दूसरा प्लैनेट है, मैं उसको प्लैनेट बोलता हूँ, कोई भी प्लैनेट हो सकता है। अब मुझे बताओ, हमारा जो राजू है ये अर्थ से लेके इस प्लैनेट पे आया, तो अब बताओ इसका मास कितना रहेगा? चेंज होगा कि सेम होगा? सेम होगा, मास चेंज होने वाला नहीं है। कितना रहेगा? 75 kg। अब हमें देखना है राजू का वेट चेंज होता है क्या। तो देखते हैं, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। m कितना है बताओ मुझे? 75। मान लो इस प्लैनेट का जो g है वो 2 कंसिडर करते हैं हम। ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अगर ये 2 है तो फिर वेट कितना आया बताओ? 150 न्यूटन। तो आप देख रहे हैं पहले राजू का वेट कितना था? 750 न्यूटन। अब कितना है? 150 न्यूटन। तो वेट क्या हो गया? चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये भी क्या हो रही है? चेंज। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा तो वेट क्या होगा? चेंज। लेकिन आप किधर भी चले जाओ आपका मास चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अबे आपके डू यू नो में आपको और दिया है, जैसे कि आपको कुछ वेव्स के बारे में दिया है, आपको कुछ वेव्स के बारे में दिया है और एक चीज़ आपको दी है। आपको कोई 2 क्वेश्चन दिया है आपको पहला क्वेश्चन ये दिया है, कैन यू टेल में। पहला क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पर हो और आप कुछ हाइट पे जाते हो, आप कुछ हाइट पे जाते हैं तो वेट का क्या होगा? तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। अब मुझे बताओ, हाइट अगर बढ़ा तो g क्या होता है? कम होता है। और अगर g कम होने वाला है तो वेट भी क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो कैन यू टेल में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगर आप हाइट के ऊपर जाते हैं तो वेट क्या होता है? तो आपको उसका आंसर लिखना है, वेट क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है। आप कोई टॉल लैडर पे चले गए हैं, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, इसकी रेडियस है r। ये यहाँ पे आप चले गए, मतलब ये मान लो मैं आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसा शो कर रहा हूँ। आप टॉल लैडर पे चले गए और आपका जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से ये जो डिस्टेंस दिया है आपका, ओके, इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। अर्थ के सेंटर से आप जहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो, मान लो आप ए पॉइंट के ऊपर हो, तो अर्थ के सेंटर से आपको डिस्टेंस दिया है 2r। तो इसका यही मतलब हुआ, ये r है और ये भी क्या है? r है। तो मान लो आप ए पॉइंट के ऊपर है, एक लैडर के ऊपर आप हो और वो पॉइंट जो है अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है? 2r। तो बताओ अभी आप इस कंडीशन में आपका वेट क्या होगा? तो चलो सॉल्व करते हैं।
वेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, mg। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। स्मॉल m होता है ऑब्जेक्ट का मास कंसिडर करते हैं हम, तो स्मॉल m। अब ये g का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, gm/r², बरोबर है कि नहीं, gm/r²। अभी r क्या होता है आपका, दो ऑब्जेक्ट के बीच में का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो मुझे बताओ, मैं लिख सकता हूँ कैपिटल G कैपिटल M, यहाँ पर स्मॉल m। अब r मतलब मेरे पास कौन है, 2r है, तो हम लिखेंगे 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका वेट हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और r का स्क्वायर कितना है r²। अब मुझे बताओ gm/r², gm/r² आपका फिर एक बार क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काय के लिए होता है, सरफेस के लिए होता है। काय के लिए होता है, सरफेस के लिए। तो ये m एज इट इज़, और gm/r² एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस के लिए होता है। नीचे क्या है आपका 4। अब ये जो नया वेट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जब आपका डिस्टेंस चेंज हो गया, नया वेट हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो mg मतलब हमारा पुराना वेट है। अब नीचे क्या आ गया 4। इसका मतलब ये है कि जैसा हम टॉल लैडर पे गए, मतलब कुछ डिस्टेंस हम ऊपर गए। अब ये 2r डिस्टेंस मतलब यहाँ से r डिस्टेंस, r मतलब अर्थ का रेडियस जो कि 6400 किलोमीटर है। तो आप ऊपर 6400 किलोमीटर अगर गए तो आपका जो वेट है नया वाला वो डिक्रीज़ होने वाला है। और किस फैक्टर से डिक्रीज़ होने वाला है, बाय फैक्टर 4। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आए होंगी। लेकिन ये जो लेवल है ये थोड़ा सा 11-12 का लेवल है, इसलिए मैं ये कुछ बच्चों को समझ में ज़्यादा आया होगा या फिर नहीं भी आया होगा, इसका टेंशन लेना नहीं आपको। ये एक सवाल आपको बोर्ड पेपर में नहीं आने वाला है। बाकी मास वेट का जो डिफरेंस मैंने बताया वो आपको आएगा, उसको आपको अच्छे से करना है।